देहरादून डिपो में एक रोडवेज बस आकर के खड़ी होती है। उसका कंडक्टर उतरता है और उस डिपो के कैशियर के पास जाता है बस का हिसाब किताब जो भी देना था वो देने के लिए। जैसे ही वो कैशियर के पास जाता है तो कैशियर उससे पूछता है, यार तुम्हारी बस तो डिपो में लगभग 1-2 घंटा पहले आ चुकी थी और तुम रोज़ परेशान करते हो हिसाब किताब देने के लिए, तुम्हें जल्दी जाना होता है और आज 1.5-2 घंटा तुम क्या कर रहे थे। तो जो कंडक्टर होता है कहता है, साहब एक लड़की है बस में, अगर आप चाहो तो चल करके एंजॉय कर सकते हो। अब इतना सुनना था, कैशियर अपना सारा काम धाम छोड़ करके उस कंडक्टर के साथ उस बस की तरफ चले जाता है। जब वो बस में जाता है तो वहाँ देखता है 3 लोग पहले से हैं और वो उस लड़की के साथ गंदा काम कर रहे होते हैं। जैसे ही जो व्यक्ति अंदर बस में लड़की के साथ गंदा काम कर रहे थे, वो लोग कैशियर को देखते हैं तो वो हट जाते हैं और कहते हैं, साहब पहले आप एंजॉय कर लो, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। अब इतना सुनना था, कैशियर लग जाता है और ये 5 लोग मिल कर के उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, उसका गंदा काम उसके साथ करते हैं। और उसके बाद ये 5 लोग उस लड़की को रात को 12:30 बजे उस डिपो में अकेली छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लड़की उस डिपो में अकेली है, रात का 12:30 बज रहा है। अब वो लड़की अकेले डिपो में टहल रही थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अब जब वो टहल रही थी तो वहाँ एक गार्ड था, उस गार्ड ने इस लड़की को देखा कि एक लड़की इतनी सुनसान जगह पर अकेले टहल रही है, तो उसको थोड़ा शक हुआ। लेकिन जब वो देखता है कि बार बार एक आदमी इसको आकर के परेशान कर रहा है और लड़की बार बार अपने कपड़े को ठीक कर रही है, तो उसको कुछ अटपटा लगा और उसको मन में थोड़ा सा शंका हुआ। तो वो जा कर के थोड़ा सा वहाँ से हटता है और जा कर के 1098 पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो नंबर है उस पर कॉल करता है। तो कमेटी के लोग उस डिपो में पहुंचते हैं और उस लड़की को अपनी निगरानी में ले जाते हैं। और जब लड़की से पूछताछ करते हैं तो जो चीज़ें निकल करके आती हैं वो पूरे भारत देश में तहलका मचा देती हैं। एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर का रेप हत्याकांड और दूसरी तरफ उत्तराखंड के देहरादून में इस लड़की के साथ बलात्कार। अब ये जो 2 घटनाएं एक ही समय पर निकलती हैं, एक घटना इतनी हाईलाइट होती है जहां मीडिया का अटेंशन ज़्यादा होता है और ये घटना उत्तराखंड में निकलती है लेकिन उतनी हाईलाइट नहीं हो पाती है। और उस मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की जिसकी उम्र 15-16 साल थी, उसके साथ इन 5 लोगों ने इतनी हैवानियत भरी कृत्य किया है जिसे अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी शर्म से माथा पकड़ लेंगे कि इतनी उम्र की लड़की के साथ इतने उम्रदराज व्यक्ति भी ऐसा कृत्य कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है वो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून की जो डिपो है उस डिपो में रात के लगभग 1:30 से 2 बजे का समय हो रहा था और एक गार्ड वहाँ पर एक लड़की को देखता है कि जो कि डिपो में रात के 1:30-2 बजे टहल रही है। तो वो लड़की को देखता है, लड़की बार बार अपने कपड़े को सही करने की कोशिश कर रही है और कुछ ऐसी हरकतें थी जिससे लड़की लग रही थी कि ये 15-16 साल की लड़की है और थोड़ा सा मानसिक रूप से कमज़ोर है। और वो लड़की एक चाउमीन की दुकान थी, उस चाउमीन की दुकान के ठीक सामने खड़ी थी और वहाँ पर चाउमीन बन रहा था, क्योंकि लड़की को आश्वासन था कि जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ वहाँ कुछ लोग हैं तो मेरी मदद हो सकती है, अब मुझे कोई छुएगा नहीं। अब इतना जब सब कुछ हो रहा था तो गार्ड देख रहा था उस लड़की को थोड़ा सा ध्यान से। जब वो देखता है कि एक आदमी बार बार पहुंचता है उसके पास, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसको छूने की कोशिश करता है और वो लड़की उससे बार बार डरती है, उससे दूर हटती है, तो गार्ड को कुछ अटपटा लगने लगता है कि हो ना हो कुछ गलत है। वो वहाँ से हटता है और 1098 पर, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का नंबर होता है, इस पर कॉल कर देता है। तो कमेटी वाले को बताता है कि एक नाबालिग लड़की लग रही है जिसको कुछ लोग हैं परेशान कर रहे हैं और जो देहरादून की डिपो है उस डिपो के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये खड़ी है। तो कमेटी वाले पहुंचते हैं और उस लड़की को अपनी निगरानी में ले लेते हैं। अब लड़की को जब अपनी निगरानी में लेते हैं तो लड़की से पूछताछ करने की कोशिश की जाती है। तो लड़की बार बार कहती है मुझे पंजाब जाना है। लड़की के माँ बाप के बारे में, उसके पता के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ बता नहीं पाती, बस इतना कहती कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझको पंजाब जाना है। तो अब कमेटी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि आखिर पता करे तो कैसे करे, लड़की मानसिक रूप से भी थोड़ी कमज़ोर लग रही है। तो वो अपनी निगरानी में रखते हैं और उसे
प्यार से दुलार करके उसकी काउंसलिंग भी कई बार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और ये पूरा घटनाक्रम 12 से 13 अगस्त का है। अब 16 अगस्त हो जाता है, लड़की कुछ भी नहीं बताती है। 16 अगस्त को ही अचानक लड़की कमेटी से कहती है, जब उसकी काउंसलिंग एक बार और की जाती है, तो कहती है कि मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ और मैं पंजाब जा रही थी, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। अब कमेटी को ये समझ में आ जाता है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी की गई है और दरिंदगी करने वाला कौन है। अब इसको पुलिस को पकड़ना, जो कमेटी थी उसको पकड़ना बहुत बड़ा मुश्किल था और कमेटी अपने से ये सब कुछ कर नहीं सकती थी, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब ये जो पूरा घटनाक्रम था पुलिस को बताया गया, ऐसी ऐसी बात है, तो पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने भी वही परेशानी कि लड़की से अगर कुछ भी पूछा जाए तो वो सही जवाब नहीं दे पा रही है। अब करे तो करे क्या। तो जो गार्ड था वो गार्ड एक क्लू देता है। गार्ड कहता है, साहब जिस रात मैंने उस लड़की को देखा था तो इसके पास में एक व्यक्ति बार बार आ रहा था और बार बार इसके पास आकर के बात करने की, इससे छूने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति हो सकता है कुछ ना कुछ इससे जुड़ा ज़रूर होगा। तो पुलिस को एक क्लू यहाँ मिल चुका था। अब पुलिस क्या काम करती है, उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जितना भी सीसीटीवी फुटेज लगा होता है उस सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और उस व्यक्ति का चेहरा निकलवाती है, जो व्यक्ति उस लड़की के पास बार बार रात में आ रहा था। तो अब आ रहा पास में बार बार, तो जब पुलिस उस व्यक्ति का चेहरा पूरे डिपो में सर्कुलेट करती है तब पता चलता है कि ये व्यक्ति इस बस का ड्राइवर है और उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेती है। तो पहले तो बहुत बातचीत घुमाता है कि मतलब मैंने देखा ऐसा वैसा, तो हमको लगा इस तरीके से हेल्प मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तब जो मामला वो बताता है वो सुन करके किसी का भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि मतलब कोई इंसान इस मानसिक रूप से विक्षिप्त 15-16 साल की लड़की के साथ इस तरीके से दरिंदगी कर सकता है। बताता है कि दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ISBT की जो बस थी वो वहाँ पर आ रही थी, जा रही थी। बहुत दिल्ली का जो कश्मीरी गेट आपको पता है कि वो सबसे व्यस्ततम इलाका है, वहाँ पर कई ऐसी बसें आती हैं। वहीं पर ये लड़की खड़ी थी और ये लड़की पंजाब जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी और अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बस पकड़े जो मेरे को पंजाब ले जा कर के पहुँचाएगी। तो वो लड़की इस कंडक्टर से पूछती है कि सर मेरे को पंजाब जाना है और कैसे जाऊँ। तो ये कंडक्टर जो होता है वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से दून चलो और दून से फिर पंजाब चले जाना, मतलब तुमको 2 जगह बदलना पड़ेगा, एक जगह से दून चलो फिर दून से पंजाब। तो लड़की उस जो कंडक्टर होता है उसकी बस में बैठ जाती है। बैठने के बाद अब जो बस होती है वो कश्मीरी गेट ISBT की वो वहाँ से निकलती है और हाईवे होते हुए जा रही होती है और एक ढाबे पर भी बस रुकती है। वहाँ खाना पीना खाया जाता है और लड़की होती बस में बैठे रहती है। फिर बस देहरादून डिपो पहुँच जाती है। अब डिपो में जब पहुँचती है तो जितने भी अंतिम यात्री थे जो देहरादून डिपो जाना चाहते थे देहरादून, वो वहाँ पर उतरते हैं और लड़की भी जब देखती कि सब उतर रहे तो वो भी उतरने के लिए कोशिश करती है, वही भी उतरने लग जाती है। तो जो कंडक्टर और ड्राइवर होता है वो उस लड़की को रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुमको पंजाब जाना है और तुम पंजाब कैसे जाओगी, हम लोग तुमको छोड़ देंगे। अब लड़की समझ जाती कि हाँ भाई मेरी भलाई के लिए ये लोग मेरे को पंजाब छोड़ देंगे। लड़की उतनी दिमाग से तेज़ थी नहीं, तो ये लोग लड़की को अपने बस में रोक लेते हैं। अब रोकने के बाद वो बस को पार्किंग में ले जाते हैं, जहाँ पर किसी भी डिपो में बस पार्क होती है रात के समय, ये बस को पार्किंग में ले जाते हैं। पार्किंग काफ़ी सुनसान जगह होती है, वहाँ ले जा कर के ये बस का कांच वगैरह बंद कर लेते हैं। बस को अंदर से बंद करके धीरे धीरे लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। तो लड़की विरोध करती है, लेकिन उसे मानसिक रूप से उतनी कमज़ोर है कि वो अब इसके लिए चिल्लाए और बहुत आवाज़ करे, ऐसा भी नहीं हो पाता है। तो इन लोगों का मन बढ़ते जाता है और मन बढ़ता है और ये उस लड़की के सारे कपड़े उतार देते हैं। कपड़े उतारने के बाद ये दोनों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करने लगते हैं। तभी अचानक एक बस और उस बस के बगल में आकर के लगती है और उसमें भी केवल बस कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं। जब वो दोनों देखता है कि इस बस में लड़की है और ये ऐसा ऐसा काम हो रहा, तो वो दोनों भी उस बस में आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी ये करना है। तो अब
जो पहले से कंडक्टर और ड्राइवर कर रहे होते उनके पास कोई चारा था नहीं, तो वो भी कहते ठीक है आओ चलो। अब ये चारों लोग मिल कर के उस लड़की के साथ गंदा काम शुरू करते हैं। अब चारों बारी बारी से कर रहे थे। अब ये पूरा घटनाक्रम लगभग 1.5-2 घंटे बीत जाता है। तो जो जिस लड़की जिस बस में आई थी उसका जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि मैं आता हूँ, कैशियर को थोड़ा हिसाब किताब दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, तब तक तुम लोग देखो। इतना बोल करके वो कैशियर के पास चले जाता है। कैशियर के पास जब जाता है तो कैशियर कहता है तुम्हारी बस तो लगभग 1.5-2 घंटे पहले आ गई थी डिपो में और तुम अभी आ रहे हो। तुम तो रोज़ सबसे पहले आ जाते हो, तुम्हारी बस लगी नहीं डिपो में कि तुम आकर के हिसाब किताब मेरा क्लियर करो, ऐसा वैसा करने लग जाते थे, आज ऐसा क्या हुआ। तो वो कहता है यार एक लड़की है बस में, अगर तुम चाहो तो चलो तुम भी। तो अब कैशियर जो था हिसाब किताब छोड़ देता है और कंडक्टर भी अपना सब वहीं रख करके और तुरंत उस बस की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर वो लड़की पहले से थी। जब वो कंडक्टर और कैशियर उस बस में पहुँचते हैं तो वहाँ कुल 3 लोग और पहले से ही थे। तो 2 लोग उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे होते। तो जैसे ही वो लोग कैशियर को देखते हैं तो वो हट जाते, कहते साहब आप पहले करो, क्योंकि कैशियर भाई थोड़ा सा ऊँचे पद पे था तो इज्जत उसकी वहाँ भी करते हैं ये लोग। बताइए इतनी इन लोगों की सोच है गंदी। और फिर अब ये 5 लोग मिल करके उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम जब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस खंगाल लेती है और जब ये 5 लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा होती है और जिस तरीके से ये ड्राइवर और कंडक्टर ने पूरी बात बताई, पुलिस के ऊपर अब प्रेशर पड़ जाता है कि एक तरफ तो कलकत्ता डॉक्टर रेप हत्याकांड का मामला अभी चल ही रहा है जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ ये उत्तराखंड का मामला, ये भी उसी सेम टाइम में 17-18 अगस्त की ही बात थी। जिस रात वो घटना घट रही थी उसी रात ये भी घटना घट रही थी एक तरफ देश में। एक घटना इतनी हाईलाइट होती है, इतनी मीडिया अटेंशन मिलती है, लेकिन इस घटना के बारे में उतना हाईलाइट नहीं होता है और लेकिन फिर भी खबर चलती है और वहाँ उत्तराखंड में इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। इस लड़की के लिए न्याय की मांग शुरू हो जाती है। अब ये बात प्रशासन तक पहुँचती है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से अब पता करने की कोशिश करती है कि इसमें कौन कौन 5 लोग थे। जो आरोपी एक पकड़ा गया था उसके द्वारा पुलिस उन चारों तक पहुँचना चाहती थी कि वो 4 कैसे पकड़ाएंगे। तो पुलिस जो तफ्तीश करती है उस तफ्तीश में 5 लोगों का जब नाम निकल करके सामने आता है तब लोगों को यकीन नहीं होता कि ये 5 लोग इस मासूम सी लड़की के साथ इतना घिनौना कृत्य कर सकते हैं। उन 5 लोगों का नाम मैं आपके सामने एक बार बता देता हूँ। एक है हरिद्वार के बुग्गावाला का निवासी है, हरिद्वार में बुग्गावाला का निवासी है धर्मेंद्र कुमार जिसकी उम्र है 32 साल और एक राजपाल जिसकी उम्र 57 साल है। ये दोनों हरिद्वार के बुग्गावाला का निवासी है, जिसमें जो धर्मेंद्र कुमार है जिसकी उम्र 32 साल है ये बस का ड्राइवर था जिस बस में लड़की आई है। और जो राजपाल है 57 साल, ये राजपाल दूसरे बस का ड्राइवर था। मतलब ये दोनों ड्राइवर हैं और इसकी उम्र 57 साल है। राजपाल की 2 बस थी तो ये दोनों का ड्राइवर हो गया। एक हरिद्वार के भगवानपुर का निवासी है देवेंद्र 52 साल। अब ये जो देवेंद्र है ये कंडक्टर था उस बस में जिस बस में लड़की आई थी। अब कंडक्टर की उम्र 52 साल है। और एक है देहरादून का निवासी राजेश कुमार सोनकर जिसकी उम्र 38 साल है, ये कैशियर था, उस डिपो में कैशियर था। और एक है यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले का नवाबगंज का निवासी है रवि कुमार जिसकी उम्र 34 साल है, ये दूसरे बस का ड्राइवर था। अब ये पूरे 5 लोग मिल करके, अब आप उम्र समझिए 52 साल, 57 साल, 38 साल, इस तरीके से इनकी उम्र है। और ये 5 लोग मिल करके उस मासूम सी 16 साल की लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। और ये दरिंदगी उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस गार्ड के चौकन्ने रहने की वजह से पता लगती है दुनिया को, वरना कौन जानता। ये लड़की वहाँ उतरती, वहाँ से पंजाब चली जाती और फिर वो अपने कामों में लग जाती, या फिर अगर ये लोग सीसीटीवी फुटेज में नहीं आए रहते तो कोई नहीं पहचान पाता इन लोगों को। ऐसे ऐसे समाज में व्यक्ति हैं जो इतनी बड़ी दरिंदगी बहुत आराम से करके निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि बुरे कर्मों का हमेशा बुरा नतीजा होता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है
बस आपको जागरूक करना, किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करें, ये उन लोगों को पहचानने की कोशिश करें जो आपके सामने या आपके आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जिनकी मानसिक स्थिति शुरू से इस प्रकार की है। उनसे अपने परिवार के बच्चियों को, अपने परिवार के लोगों को बचाने की हमेशा कोशिश करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा।